आज का लगाओ टॉपिक। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे, तो हम लोग ग्राम एटॉमिक मास देख लेते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम आयन्स या ग्राम आयनिक मास। अब देखना, एक समझाएंगे, दो तुम लोग को खुद से डिफाइन कर देना। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। इससे पहले एक चीज आपको बताए थे कि मान लो ये अपने पास ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम का जो वेट होता है वो कितना होता है? वेट बताओ, वेट वेट 16। तो अगर आप 16 AMU लिख रहे हो, या तुम क्या लिख रहे हो 16 लिख रहे हो, या तुम क्या लिख रहे हो 16 ग्राम लिख रहे हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? AMU क्या बता रहा है? हाँ, यानी ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का मास बता रहा है। ये क्या बता रहा है? रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये क्या बता रहा है? मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में GAM। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ बताना था। ये तो ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अगर इसमें ग्राम लगा दिए तो ये क्या बन गया? ग्राम एटॉमिक मास। तो बताओ डेफिनेशन क्या बन जाएगा? तो जब किसी एलिमेंट के मास को किस में रिप्रेजेंट कर देंगे? ग्राम में। तो जब किसी एलिमेंट के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसको कौन सा मास कह देंगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो लिखिए, व्हेन मास ऑफ, लिखा हुआ सब लोग का? चलो, तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का फॉर्मूला बताए होंगे, है ना? क्या बताए थे? मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट दिया रहेगा उसका मास ग्राम में ले लेना है। अब बाय क्या कर देना है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो बेसिकली तुम लोग को क्या करना है, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो इसमें क्या करोगे? जब मॉलिक्यूल के मास को किस में रिप्रेजेंट कर दोगे? ग्राम में। जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या था? एटम के मास को किस में रिप्रेजेंट कर दिए? ग्राम में। तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। जब मॉलिक्यूल के मास को किस में रिप्रेजेंट कर दोगे? ग्राम में। तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला वही रहेगा यहाँ पे मास ऑफ क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल, और नीचे में हम लोग क्या लिख लेंगे? मॉलिक्यूलर मास। खुद से कीजिए तो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इन ग्राम इज नोन एज, क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला, मास ऑफ मॉलिक्यूल को ले लेंगे ग्राम, अब बाय मॉलिक्यूलर मास। नोट कीजिए,
हो गया। यहाँ ध्यान देना नोट में, अगर यहाँ H2O लेते हैं तो आप यहाँ पे H2O का मास कितना आता है 2 और 16 कितना हो गया 18। अगर आप 18 AMU लिख रहे हो या आप केवल 18 लिख रहे हो या आप 18 ग्राम लिख रहे हो, ये 18 AMU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास नहीं, कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास, यानी RMM। और ये आपको क्या बता रहा है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, जी।
निकालिए। तो भाई कितना कर दोगे? 4 आ गया होगा। यहाँ निकालोगे 3 आया होगा। यहाँ नंबर ऑफ क्या देखना है? ग्राम आयंस। तो क्या हो जाएगा? 57 और 19। 1 2 यहाँ डेसिमल में। इसका कितना आया? 2 आया है क्या इसका? और इसका हाँ 4 आया है। एक क्वेश्चन और लिखना। कैलकुलेट द मास ऑफ एन इन 2.5 ग्राम। बनाओ ये क्वेश्चन। ग्राम आइटम दिया हुआ, इसमें मास ऑफ एलिमेंट पूछ लिया। एल कितना ग्राम आया? 57 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। पीछे आया सब लोग? नहीं आया पीछे? पहला इसमें हम लोग देखेंगे मास परसेंट। देखो मास परसेंट क्या होता है। तो मास परसेंट यही कह रहा है
कि मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मास ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक दो बात और समझना था, हम लोग यहाँ पे आएंगे। आपको पता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट सॉल्यूशन के बारे में जानना। सॉल्यूशन क्या है आपकी नज़र में, बताइए। सॉल्यूशन किसको कहते हैं, बताओ। एक बेसिक डेफिनेशन सॉल्यूशन का क्या होता है, बोलो ना। अब बोलोगे नहीं, जो तुम्हारे पास कंसेप्ट है बताओ क्या होता है बेसिक डेफिनेशन। देखिए सॉल्यूशन क्या है, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का ये क्या है, मिक्सचर। और मिक्सचर कैसा बोल रहा है, होमोजीनियस। होमो मतलब वो जिसका एक ही फेज होगा। एग्जाम्पल में जान रहे, जैसे आप मान लीजिए शुगर और प्लस क्या ले लीजिए, वाटर, तो यहाँ बन जाएगा, ये क्या तैयार हो जाएगा, है ना, यहाँ सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अगर आप मान लीजिए कि मिल्क प्लस विनेगर ले लेते, बताओ क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा मिल्क प्लस विनेगर में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बन के यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये क्या हो गया, रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देगा। तो जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, कभी वो सॉल्यूशन के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और बेसिक से ध्यान रखना है कि कैसे सब्सटेंस का, तो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का। ये भी कैसा सब्सटेंस है, नॉन रिएक्टिव, और ये भी कैसा सब्सटेंस है, नॉन रिएक्टिव। जब दो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस आपस में मिक्स करता है तो वहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन। फिर कहता है सॉल्यूशन बेसिकली दो पार्ट से मिलकर के बनता है। सॉल्यूशन के पास दो पार्ट होता है, एक आपके पास होता है सॉल्यूट, और एक आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो होता है इस किसको कहते हैं, बताओ, सॉल्यूट किसको कहते हैं आपके नजर में, सब्सटेंस which dissolve in other substance। और ये उल्टा हो जाएगा, substance which dissolve other substance in it। यानी सॉल्यूट वो हो गया जो दूसरों में घुल जाए, और सॉल्वेंट वो हो जाएगा जो दूसरों को खुद में घोल ले। फिर एक कहानी यहाँ से निकल के आता है कि ठीक है थोड़ा सा, कि हम दो सॉल्यूशन को तैयार कर रहे हैं। एक आप लिए ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O, और ये बना सॉल्यूशन। आप आसानी से बता दोगे कि इसमें ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि ग्लूकोज ही एनी कंडीशन में डिसॉल्व होगा, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। यही अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ आप ले रहे हैं अल्कोहल प्लस वाटर का, अल्कोहल प्लस वाटर। अब बताइए इसमें सॉल्यूट कौन होगा, अब ये बताओ, अगर अल्कोहल में वाटर को डालेंगे तो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, और अल्कोहल को वाटर में डालेंगे तो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो दोनों के पास टेंडेंसी है, मिल्क वाटर, अब मिल्क में वाटर को डालिए, वाटर मिल्क को, दोनों एक दूसरे को घोलने का टेंडेंसी रखता है। तो जब ऐसे सॉल्यूशन आएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, तो बेसिक सा फिर इस डेफिनेशन से हट करके हमको यहाँ फोकस करना है
कि ये हमेशा कौन से अमाउंट में होता है, तो इट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, लेसर क्वांटिटी, ये कम क्वांटिटी में होता है। और ये याद रखिएगा, इट प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, यानी ये हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा और ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो अब यहां से अगर आपको वॉल्यूम दे देगा कि हम 50 ml लिए हैं अल्कोहल और मान लीजिए कि 100 ml लिए हैं वाटर, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से सॉल्यूट ये बन गया, ये क्या हो गया सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यही वॉल्यूम चेंज हो जाए, इधर चला जाए उधर चला जाए, तो फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी तो ये हो गया, अब मान लो कभी जैसे सॉलिड का सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन अभी आप केवल लिक्विड सॉल्यूशन सुने, सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, आप सुनेंगे एक ब्रास के बारे में, ब्रास के बारे में सुने हो, ब्रास को क्या कहते हैं, ब्रास क्या है, अरे मिक्सचर होता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, जनरली इसको पीतल कहते हैं। और ये जो ब्रास यानी जिसको हम लोग पीतल कहते हैं, ये आपको पता है कि ये जो ब्रास है ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना, कॉपर और जिंक, अब ये 2 लोग से मिलकर बना है, तो कोई एक, अब इसमें से पहचानना है कि भाई कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। ये भी कौन से स्टेट में आपको मिलेगा, सॉलिड में, और ये भी कौन से स्टेट में आपको मिलेगा, सॉलिड में। तो जो 2 मिक्सचर बनेगा तो सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो बेसिकली फिर तो भाई यहाँ तो डिसॉल्व करने वाली कंसेप्ट खत्म हो गई। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या आएगा, क्वांटिटी पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, क्वांटिटी। तो जो कम क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, सॉल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे। मान लिया कि फॉर एग्जांपल कहा कि ये भाई मौजूद है 23% और ये मौजूद है मान लीजिए आपका 77%, तो आपके हिसाब से सॉल्यूट कौन बन गया, इस डेटा के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूट, और ये क्या बन जाएगा। तो हमेशा, क्योंकि ये पूरा कंसंट्रेशन पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारा किस पे टिका हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। कंसंट्रेशन किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का। और जब तक आपका सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कंसंट्रेशन वाले पार्ट क्वेश्चन में फंस जाओ। तो जब भी ये केस आएगा सॉलिड सॉल्वेंट का, तो हमेशा उसका अमाउंट गिवन होगा, हमेशा अमाउंट क्या होगा, गिवन होगा, इतना ये इतना वो इतना वो। तो जो लेस क्वांटिटी में होगा डेट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, वो सॉलिड, जो लार्जर क्वांटिटी में हो जाएगा उसको क्या मान लोगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग चलेंगे, तो ये तो समझ गए कि सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। फिर आपको कभी कभी कुछ क्वेश्चन में मिले, लिखा आएगा एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, किसके बारे में लिखा आएगा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, ये सब नोट में हम लोग बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, है ना, तो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर। यहां से एक लाइन में कहेंगे सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज क्या, वाटर। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर। कभी क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा, एग्जाम्पल में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो ये बोल दिया, तो अब आपको सॉल्यूशन खुद से तैयार करना है। तो जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज क्या दिया, इसका मतलब कि यहां तो ग्लूकोज तो होगा ही, साथ में और कौन होगा, बन जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। कभी कभी क्या रहेगा, ब्रैकेट में AQ लिखा रहेगा, एक्वस के ब्रैकेट कभी कभी क्या होता है, AQ लिखा होता है। तो AQ का मतलब क्या समझेंगे, दूसरा जो सॉल्यूशन आएगा, वो नॉन एक्वस है, नॉन एक्वस। तो जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो, सॉल्यूशन इन विच
सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा। एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हो क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानते हो? क्योंकि क्लास 10th में पूरा कार्बन एंड कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आप पढ़े। कोई बता सकते हो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़ा सा आप क्या मतलब समझते हैं, किसको कहते हैं? एग्जाम्पल हम होनी चाहिए, किसको कहते हैं ऑर्गेनिक? वो सब नहीं, वो सब उसका पॉइंट होता है। अरे पढ़े होगे ना, 10th पढ़ के आए ना हो, नहीं पढ़े 10th? अच्छा, कुछ अगर तुम्हारे पास जो भी कंसेप्ट बता सकते हो बता दो तुम लोग में से कोई। हाँ, तुम्हारे दिमाग में अगर ऑर्गेनिक कंसेप्ट कुछ भी कंसेप्ट है तो बोल सकते हो, एक्चुअल थोड़े कि सीखने आए हो। हम तुमसे तो ज्ञान नहीं मांगे, चुपचाप रहो, अब पूछने दो बाकी से। बाकी इधर से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पता। टीचर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर नहीं लगाएंगे। नेचर में मतलब फिर बहुत सारा चीज होता है। नेचर मतलब पूरा प्राकृतिक हो। हम लोग सही बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कहते हैं जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन होता है। कहाँ से ऑब्टेन होता है? लिविंग बीइंग से। तो जब लिविंग बीइंग से जिस कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। जनरली 2 सेक्शन आएगा, या प्लांट्स या एनिमल्स। आप जब बायो सेक्शन पढ़ते होंगे तो उसमें आपका 2 सेक्शन आता है बायो, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी वाले केस में आप जितना भी प्लांट से रिलेटेड सारे डिटेल्स में स्टडी करते हैं, और जूलॉजी रिलेटेड जितना एनिमल्स जितना है ना, जीव जंतु के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहा गया कि वो कंपाउंड होता है जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन करते हैं। और ये कहना था किसका? वर्जिलियस का। और बताया था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है इसमें एक तरह का फोर्स होता है, एक स्पेशल टाइप के फोर्स से बनता है। बताओ उस फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी अलग हो गया, फोर्स कौन सा होता है उसके? कहता है उसके कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है, वर्जिलियस का कहना था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है तो उसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो केवल एग्जिस्ट करता है किसमें? लिविंग बीइंग में। जो केवल कहाँ एग्जिस्ट करता है? एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, जिसको आगे चल कर के उन्होंने बदला नाम को, उसका नाम दिया वाइटल फोर्स। क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स। तो कहें कि ये जो फोर्स होता है, या ये जो फोर्स होता है केवल कहाँ एग्जिस्ट करता है? लिविंग बीइंग में एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने कहा दिया कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है? लिविंग बीइंग से। कभी भी इसको हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। किसका कहना था? वर्जिलियस का। किसमें? वाइटल फोर्स थ्योरी में। लेकिन आगे चल कर के आपको पता है कि एक और आया, उसका नाम क्या था? होलर। उसका नाम क्या था? होलर। तो होलर ने क्या किया? वो पहला ऐसा साइंटिस्ट बना कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किसको ऑब्टेन कर दिया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। बताओ, आपको पता वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? यूरिया। यूरिया को कैसे प्रिपेयर किया था? यूरिया को कैसे प्रिपेयर किया था? यूरिया जो है अमोनियम साइनेट को वो जब हीट किया था तो ये ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर प्रिपेयर करने जा रहा था, वो जो प्रिपरेशन हुआ था वो बाय चांस एक्सीडेंटली, समझते ना, अचानक वो प्रिपेयर हो गया था। और जब वो प्रिपेयर हो गया तो पूरे वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। यानी वाइटल फोर्स जो थ्योरी कर दिया था क्या, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जब ये होलर का कंसेप्ट आया तो पूरे वाइटल फोर्स को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। और सारा नज़र जो लिविंग फोर्स से था उसको हटा करके कहाँ ले आया? केमिकल रिएक्शन पे। कहाँ ले आया? केमिकल रिएक्शन पे। और जब केमिकल रिएक्शन पे होलर लेकर के आया तब वहाँ से एक नए केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वही मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही देने कि जिससे आज हम लोग ड्रग्स, जो पॉलीमर्स, जो डाइस वगैरह आज जो देख रहे हैं ड्रग्स,
वो सब किसका देन हो गया? ये सब मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं? मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कि क्या होता है, जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन होता है अकॉर्डिंग टू किसके? वर्जिलियस। ठीक है, तो कहा कि उसका जो सॉल्वेंट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो थोड़ा सा बताना कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसको कहेंगे? तो सॉल्वेंट ऑफ किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब यहां ध्यान देना कि हम लोग यहां पे दो चीज लिए, एक लिए बेंजीन और एक ले लिए टॉलिन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह से आ जाएगा बेंजीन। टॉलिन किसको कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा दोगे? CH3। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दोगे? CH3। अब यहां ध्यान देना, अब ये दो कंपोनेंट है, एक बेंजीन है और एक क्या है? टॉलिन है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। तो जो लेसर क्वांटिटी में होगा वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। और जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वो क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। तो अगर मान लो कि ये लेसर क्वांटिटी में होगा तो ये बन जाएगा सॉल्यूट, और ये लार्जर में तो ये क्या बन जाएगा? तो बताओ यहाँ सॉल्वेंट कहीं भी वाटर आया क्या? कहीं भी वाटर आएगा? सॉल्वेंट किसी भी हाल में वाटर सॉल्वेंट नहीं आएगा। तो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा तो उसको कौन सा सॉल्यूशन कर देंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और एक लास्ट हम लोग जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बताओ। तो कहेंगे अ सॉल्यूशन which is made up of two component। जो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये भी कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी। ये भी कौन सा सॉल्यूशन आएगा? बाइनरी। यानी ज्यादातर जो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं उसको कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन भी आएगा। तो टर्नरी सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट। टर्नरी सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट, जैसे आप शुगर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए और उसमें सॉल्ट ले लीजिए, कितना कंपोनेंट हो गया? तो जब तीन कंपोनेंट से मिलके बनता है तो उसको कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? टर्नरी। बेसिकली जो हम लोग पूरे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ जितना भी क्वेश्चन आपके पास आएगा वो किस पे आएगा? बाइनरी सॉल्यूशन पे आएगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जो केवल कितने कंपोनेंट से मिलकर बनेगा? दो कंपोनेंट। ये सॉल्यूशन से नोट डाउन कर, तब इसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से नोट डाउन सॉल्यूशन। एक हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन और एक तुम्हारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया? गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? ये ध्यान दें, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सिंपल वर्ड में अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड। जब भी सॉल्यूशन डिसाइड होगा तो सॉल्वेंट के स्टेट पे, अगर सॉल्वेंट सॉलिड में है तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? अगर सॉल्वेंट लिक्विड में तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? अगर सॉल्वेंट गैस में तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? तो जब भी सॉल्यूशन डिसाइड होता है तो किस पे? सॉल्वेंट के स्टेट के बेसिस पे, कि सॉल्वेंट कौन से स्टेट में। तो हम बताएं कि सॉल्यूशन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड इज नोन एज कौन सा? सॉलिड सॉल्यूशन। इसका मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके यहाँ सॉल्यूशन तो बनाएगा। ये जो भाई है ये तीन केस में आ सकता है, ये सॉलिड भी हो जाएगा, ये लिक्विड भी हो जाएगा
ये गैस भी हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड के फॉर्म। यानी सॉल्वेंट बदल सकता है, सॉरी सॉल्यूट बदल सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा कौन से स्टेट में रहेगा? सॉलिड में। एग्जाम्पल अभी हम लोग देखे थे कि ब्रास आ गया, इसका एग्जाम्पल क्या आ गया? ब्रास आ गया, तो ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज क्या होना चाहिए? लिक्विड। सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो एग्जाम्पल फिर यहां पर आएंगे, यहां से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके यहां जब बनाएगा सॉल्यूशन, तो फिर ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा केवल केवल लिक्विड में। लेकिन ये जो है, ये तुम्हारा फिर से क्या हो सकता है? सॉलिड। ये फिर से क्या हो सकता है? लिक्विड। और ये और क्या हो सकता है? गैस। ठीक है, इसका एग्जांपल में जैसे शुगर प्लस वाटर मिलके जो सॉल्यूशन बना दिया। और तीसरा बता रहे हैं गैसियस। गैसियस सॉल्यूशन क्या? तो गैसियस सॉल्यूशन, अब तो आपको पता लग गया क्या हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इन विच, अब बताओ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट इज गैस। सॉल्वेंट इज गैस। जिसमें सॉल्वेंट गैस होगा उसको कौन सा सॉल्यूशन कर देंगे? गैसियस सॉल्यूशन। फिर वही चीज यहाँ पे आ गया, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके जो यहाँ बनाएगा सॉल्यूशन, या उसको मिक्सचर भी कह सकते हैं, तो ये हमेशा किस में होना चाहिए? गैस में। एग्जाम्पल बताओ क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल बताओ। एयर। एयर किसका मिक्सचर है? गैस का। और सॉल्यूशन मिक्सचर का क्या है? मिक्सचर। बताओ एयर होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर? कौन सा मिक्सचर है? होमो है। किसी को ऐसा है कि अलग अलग दिखता होगा, ऑक्सीजन अलग, CO2 अलग, बाकी अलग गैस अलग अलग दिखता होगा। हो सकता है किसी का आँख ट्रांसपेरेंट हो, सारा गैस को एयर में आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो एयर इसका कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा? वो गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अब हम लोग कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। मास परसेंट लगा बेटे। लिखना डेफिनेशन, मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 part by mass of solution. Mass of solute present in 100 part by mass of solution. 100 part by mass of solution is known as mass percent. Is known as mass percent. फिर अगला पॉइंट लिखना, इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट। तो मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला जो हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर यहीं से हम लोग को केवल मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, मास ऑफ सॉल्यूट,
तो फॉर्मूला क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मास परसेंट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में क्या आ जाएगा 100। और यहां से केवल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास परसेंट इनटू 100। अगर सॉल्वेंट का मास परसेंट मांगेगा तो क्या आप बताओगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट मांगेगा तो बोलो तो क्या करोगे, सॉल्वेंट का मांगेगा तो, हाँ सॉल्यूशन में से, या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 100 माइनस मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज का मतलब तो 100 हो गया, और सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, सॉल्यूट और, तो अगर मान लो 100 में जितना परसेंट सॉल्यूट होगा, बाकी जो रेस्ट बचा हुआ कौन हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। लगाइए, फिंगर टिप लेके आना था, बोला फिंगर टिप। मांगा CCl4 का मांगा ना, तो यहाँ पे मास परसेंट ऑफ CCl4, तो CCl4 का मास रखिए ऊपर में 22, नीचे क्या आ जाएगा 44 इंटू, इसको कैलकुलेट करके तुम लोग कितना बता रहे हो 84, इधर बता रहा है 15, तुम्हारा 84, और किसी का भी आया है 50, कहाँ, एक मिनट, पूछा किसका था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ना, और यहाँ हो सकता है सब बेंजीन का फूट करके बना है ना, इसलिए यहाँ बेंजीन का फूट कर, और वैसे आप नहीं निकालते तो यहाँ अगर 22 रख के बनाते तो जो आता उसको 100 में से घटा देते तो उसका निकल जाता है ना, या मान लो तुम ऐसे रख के बताते जो परसेंटेज आया 100 में से घटा देते तो किसका निकल जाता, CCl4 का, दोनों मेथड से आप बना सकते हो। ये अगर CCl4 लिए तो 122 लिए। एनसीईआरटी बुक लाए हो क्या, एनसीईआरटी बुक कोई लाए हो दो,
क्वेश्चन नंबर 1.2, हाँ 1.3, 1.2, 1.3, और एक क्वेश्चन लिखिएगा, हम बोल रहे हैं अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 20 ग्राम of substance A, 20 ग्राम of substance A to 24 ग्राम of B. Calculate the mass percent of A and B. क्वेश्चन बना के रखना है।